नमस्कार। आप लोग मुझे सुन सकते हैं, परंतु मैं आपके मैसेजेस पढ़ सकता हूँ, है ना? आप लोग जो लोग मेरे साथ वेबिनार पर हैं, उनके मैसेजेस मेरे सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले मैं थोड़ा-सा आपको ओरिएंटेशन दे दूँ, तो ऐसा है मेरे हाथ में आईपैड है, आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं, मैं आईपैड से उन सवालों को पढ़कर उनके जवाब दूँगा। कैमरा यहाँ पर है, तो मैं कैमरे में देखकर जवाब दूँगा, परंतु आप लोगों के रिस्पॉन्सेज़ अगर मुझे पढ़ने हैं, तो मेरे सामने स्क्रीन है। तो थोड़ा-सा मेरी आईज़ यहाँ, यहाँ और यहाँ पर रहेंगी। हाँ? चलेगा ना? दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है, आप लोगों को शायद पता होगा। इसलिए घर से अ, जुगाड़बाजी से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। हाँ? अ, टीम कहीं और बैठी है, वो अपने घर पर बैठे हुए हैं। एनीवे हम लोग बात शुरू करते हैं। महावास्तु फाउंडेशन कोर्स में और महावास्तु ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत। और जैसा आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं या मुझे चिट्ठी लिखते हैं, dr.kb@mahavastu.com पर मैं आपकी चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ और अपने चैनल्स में या हमारे जो टेलीग्राम पर ग्रुप्स हैं, मैं उनमें चिट्ठियों के जवाब वॉइस मैसेजेस से देता भी रहता हूँ। तो आप लोगों की चिट्ठियों में मुझे पता चलता है कि आप कितना अच्छे से सीख कर कितने अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। तो आज का सेशन वास्तव में ये सवाल कोई ऐसे सवाल नहीं है जिनके जवाब आपके ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे से ना दिए हों, पर फिर भी मैंने कहा था कि भई जो भी सवाल रिपिटिटिवली पूछे गए हैं अलग-अलग ग्रुप्स में, मेरे ख्याल से अभी हमारे 12 या 16 ग्रुप्स में, सैकड़ों की तादाद में लोग कोर्स कर रहे हैं। तो शायद 1000 से भी ऊपर के सवाल थे, तो टीम ने उनको कैटेगराइज़ किया, तो वो सारे के सारे 35 सवालों में सिमट गए। मेरे पास लिखा भी हुआ है कि यह सवाल 40 लोगों ने पूछा, यह सवाल 30 लोगों ने पूछा। तो उन्हीं सवालों को लेकर मैं आपके सामने हूँ, मैं आंसर्स करूँगा और साथ में जो कोई सवाल और होंगे, उनको भी ले लूँगा। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतने प्रेम से, इतने स्नेह से महावास्तु के ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं और अपने लिए तो यह एक नया अनुभव था। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब तक सामने अ, बैठे ना हो ना पार्टिसिपेंट्स, तो बड़ा अजीब सा लगता है पढ़ाना। तो अब तो खैर आदत हो गई है, इसीलिए मैं बीच-बीच में देख लेता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हो, जिससे मुझे कुछ और पिक करना हुआ, कोई सवाल पिक करना हुआ, तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। हुँ? सो ऑनलाइन महावास्तु फाउंडेशन कोर्स में जो सवाल पूछे गए हैं, मैं उनको टेक अप करके उनके जवाब देता हूँ और फिर उसके बाद ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी जो सवाल हैं, मैं उनके भी जवाब दूँगा। ठीक? नोटपैड और पेन साथ में रख लीजिए। और वैसे तो आपके ट्रेनर्स भी नोटपैड और पेन रख के इस सेशन में होंगे और आपको मेरे जवाबों पर और अधिक स्पष्टता वो लोग देंगे। निश्चिंत रहिए, कुछ छूटेगा नहीं। माँ चली गई, पर सिखा के गई एक बात, पहले छेड़ना नहीं और बाद में छोड़ना नहीं। तो तुम लोगों ने मुझे छेड़ दिया है ना, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूँगा नहीं, है ना? मुझे जो आता है, वो दे के जाऊँगा। हुँ? पक्का। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अनुराधा ने मुंबई से, हितेश ने गुजरात से, देवराज ने मॉरिशस से और मोनिका गुप्ता ने दिल्ली से अ, सवाल पूछा है और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने शुरू के नाम पढ़ दिए कि गोल चार्ट कैसे बनाएँ? गोल्स को सेट कैसे करें?
कौन से गोल्स हम लिखें और उन गोल्स को कौन सी दिशा में रखें। तो कौन से गोल्स वास्तव में, जो गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो बदलते भी रहते हैं। कुछ गोल्स होते हैं जो इमीडिएटली हमें पीड़ाओं से राहत देने वाले होते हैं, या इमीडिएटली हमें कोई जरूरत होती है, या तो तकलीफ होती है, या कोई जरूरत होती है। तो आपको गोल्स लिखते हुए ऐसे लिखना चाहिए कि ये मेरे इमीडिएट गोल्स हैं, ये मेरे को तुरंत राहत चाहिए, और उन पर सबसे पहले काम करना चाहिए। और फिर गोल्स लिखने चाहिए जिनको आपको 3 बरस के अंदर पूरा करना है। तो गोल्स कैसे तय करें? जो भी आपकी इच्छा है, उसको लिख लीजिए। इच्छा पीड़ा से मुक्ति की भी हो सकती है, और इच्छा जीवन में कोई लक्ष्य पाने की भी हो सकती है। आप लोगों को पता है, मैं तो श्रीमद् भगवद गीता का फॉलोअर हूँ, और मेरा मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता से बेहतर संसार में एडवाइजरी के ऊपर, सलाह के ऊपर कोई भी ग्रंथ नहीं है। इकलौता ग्रंथ है जहां पर भगवान स्वयं मनुष्य को एडवाइस दे रहे हैं। तो एडवाइजर्स के लिए तो पुरुषोत्तम ग्रंथ है, पुरुषों में भी उत्तम। पुरुष यानी जो बदलता नहीं है, जो हमेशा स्थिर रहता है। पुरुष का अर्थ होता है जो सनातन है। तो जो अपरिवर्तनीय है, जो सदा के लिए है, उनमें भी जो उत्तम है, उसे भगवान स्वरूप कहते हैं। और भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता मेरा घर है। आप कहेंगे कि वास्तु की बात से मैं श्रीमद् भगवद गीता पर चला गया। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 42वें 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो बुद्धि लक्ष्यात्मक होती है, जो गोल सेट करके चलती है ना, जो बुद्धि, वो एकाग्र रहती है, फोकस्ड रहता है माइंड, चित्त स्थिर रहता है। और जो बुद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जब गोल सेट नहीं होते ना, तो अनेक विचारों का समूह रहती है। टू मैनी थॉट्स, डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स। इसलिए अपना लक्ष्य तय करो। चाहे महावास्तु सीखने का लक्ष्य हो, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरा एंड गोल क्या है, मुझे क्या चाहिए। एकदम से नहीं होता ये, पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो तुरंत की पीड़ाएं हैं, सबसे पहले सनातन उपायों से, वैदिक उपायों से उनका निवारण कर लेना चाहिए। पीड़ाओं के 3 कारण होते हैं। एक तो आत्मिक, आत्मिक यानी खुद के पैदा किए हुए, और दूसरे भौतिक यानी वातावरण से। वातावरण क्या, जो पंच तत्वों से निर्मित होता है। और तीसरा कॉस्मिक, इसे दैविक कहा गया है सांख्य दर्शन में। ये 3 डोमेन से व्यक्ति को पीड़ाएं आती हैं। आत्मिक कारण यानी स्वयं के पैदा किए हुए, अपनी सोच ऐसी है, या मन में कल्पना कर ली कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। और अगर अपनी कल्पना के मुताबिक चीजें ना हो, तो पीड़ा होती है। क्या कोई वास्तु में ऐसा उपचार है कि करेले को आम बना दिया जाए? उत्तर है नहीं। क्या कोई ज्योतिष की रिंग पहना के करेले को आम बना सकता है? उत्तर है नहीं। क्योंकि यह उनकी मूल प्रकृति है। किसी भी वस्तु की मूल प्रकृति नहीं बदलती। व्यक्ति की भी, आपकी मेरी भी। जैसे ही हम अपनी प्रकृति से, प्रकृति यानी हमारी बेसिक कंपोजिशन से हम जैसे डिविएट होते हैं ना, तो तकलीफ होती है। श्रीमद् भगवद गीता बुद्धि को वापस सही कर देती है कि करेले को आम करने की कोशिश मत कर। इसलिए मैं कहता हूं आत्मिक। तो आत्मिक बुद्धि के लिए तो श्रीमद् भगवद गीता। और अगर अपनी बुद्धि लक्ष्यात्मक कर लें उन कर्मों के लिए जो अपनी प्रकृति से आए हैं,
भेड़ का एक कर्म है, उसने घास खानी है, झुंड में रहना है। शेर का एक कर्म है, उसको शिकार करना है। प्रत्येक वस्तु की जो पृथ्वी पर है या किसी अन्य लोक में है, वो अपनी प्रकृति के द्वारा उपजे कर्मों से बंधा हुआ है। हर चीज, हर वस्तु। तो अपनी प्रकृति यानी अपनी कंपोजिशन जान लेनी चाहिए, गीता की सारनियां है। उससे पता चलता है कि मेरा लक्ष्य जो मैंने कर रखा है, क्या मेरा लक्ष्य मेरी प्रकृति के अनुसार है या नहीं। 3 प्रकार के लोग हैं। सत्व वाले हैं, उनको ज्ञान की भूख रहती है। रजस वाले हैं, उनको लालच रहता है। कर्मयोगी होते हैं पर सुबह उठ के नहा धो के गद्दी पे जाके बैठना है, कुछ करने को चाहिए, रजस वाले हैं। तमस वालों को ना ज्ञान चाहिए, ना कर्म चाहिए। उनको वेले बैठ के दूसरों का कुछ तो भी उल्टा-सीधा करके मैनिपुलेट करके ही सुख मिलता है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो अपने आस-पास देखिए, क्या आपने बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर रखी हैं? क्या आप ज्ञान के मार्ग वाले हो? या आप कर्म योगी हो कि भई ज्ञान ज़्यादा नहीं चाहिए, वो तो किसी से पूछ लेंगे, डॉक्टर नहीं बनना, ₹500 दे के दवा पूछ लेंगे, कर्म करना है। रजस वाले को इट्स ओके। तमस वाला अगर कुछ नहीं करता, तो मैनिपुलेटिव हो जाता है। वेला बैठा मैनिपुलेटिव हो जाएगा और नहीं तो सेवा करेगा, भाव से सेवा करेगा। तमस वाला भाव प्रधान भी होता है और इनका मिक्सचर रहता है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम डिफाइंड होता है, मिक्सचर रहता है, थोड़ा-सा ये, थोड़ा-सा ये, थोड़ा-सा ये। तो अपने आप के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपना लक्ष्य तय करना चाहिए कि वास्तव में मेरी ये प्रकृति से कौन-सा कर्म मेरे लिए सुखकारक है, उसी में सफलता मिलेगी। भेड़ कितना ही माने कितना ही कुछ कर ले, शेर नहीं हो सकती और गधा घोड़ा नहीं हो सकता। पर वेस्टर्न जो पद्धति है ना, वो कहती है कि अरे थोड़े से कान छोटे कर दो, गधे के ऊपर मेहंदी-वेहंदी लगा के उसको बिल्कुल घोड़े जैसा कर दो, जैसा कर दो, घोड़ा नहीं हो जाएगा, बोझा ही ढोएगा और घोड़ा गधा नहीं हो सकता। ये मूल प्रकृति है। तो जिसने अपनी प्रकृति को जान लिया, उसका लक्ष्य भी सेट हो जाता है और वो फिर बिल्कुल नाक की सीध में वहाँ चलता चला जाता है। माइंड क्लियर रहता है, मन में स्पष्टता रहती है, पीड़ाएँ नहीं होती, सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स फिर आपकी प्रकृति के अनुसार आपको सपोर्ट करने लग जाता है। जीवन में जब भी कोई कष्ट हो, जब भी कोई तकलीफ हो, उसका मूल कारण है कि हम अपनी प्रकृति द्वारा तय लक्ष्य से, गोल से डेविएटेड हैं, भटके हुए। तो ये तो बात हुई लक्ष्य पर और मैंने जैसा कहा, अपनी इस बात को पूरा करने से पहले कहूँगा कि छोटे-छोटे लक्ष्य भी बनाइए। सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है उससे और प्रैक्टिस का विषय है ये भी। पर शुरुआत तो करिए। ये भी लक्ष्य हो सकता है कि विचारों में स्पष्टता नहीं रहती। इट्स ओके। दोस्त नहीं बनते। इट्स ओके। लिख लीजिए और फिर महावास्तु कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में जरा-सी बैलेंसिंग करेंगे, उसको क्लियर करेंगे तो विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। ये लक्ष्य पूरा हो गया। फिर एक नया लक्ष्य आएगा। अपनी प्रकृति से बंधा हुआ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने के लिए प्रोग्राम्ड है और वो करेगा। तो उसको निकलने दीजिए क्योंकि उसी में एक्सेलेंस को आप पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई लक्ष्य पर। उसके बाद मैं दूसरा सवाल उठाता हूं। सुमित पूछते हैं पुणे से, इज देयर एनी मटेरियल स्पेसिफिकली नीड्स टू बी यूज्ड फॉर गॉड आइडल्स? सुमित, क्या कोई ऐसा विशेष मटेरियल ज़रूरी है आइडल्स के लिए? इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है सुमित, क्योंकि मैं मूलतः टेम्पल आर्किटेक्ट हूँ। मेरी गुरुकुल से ट्रेनिंग तो टेम्पल आर्किटेक्चर में है और उसमें मटेरियल्स मेंशन किए गए हैं मूर्तियों के लिए,
अष्टधातु की मूर्तियाँ भी कही गई हैं, पंचधातु की मूर्तियाँ भी कही गई हैं, सोने की मूर्तियाँ भी कही गई हैं। सोने-चांदी की मूर्तियों में अलग-अलग प्रकार के रत्न स्थापित करने की भी चर्चा की गई है। परंतु क्या मटेरियल किसी मूर्ति का बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है? कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं। मूर्ति तो मिट्टी की भी हो ना, उसमें भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव बहुत ज़रूरी है। तो मटेरियल से कोई ज़्यादा अच्छा अनुभव आ जाता है? अ, मेरा ऐसा अनुभव नहीं है। मैंने देखा है कि पत्थर की मूर्ति में भी इतनी जीवंतता होती है, लकड़ी की मूर्ति में भी इतनी जीवंतता होती है कि जब आप उस मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बैक टेप बंद हो गई, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठहर गया, मन शांत हो गया, विचारों में स्पष्टता आने लगती है। जिन चीज़ों के सॉल्यूशन सूझ नहीं रहे होते, वो सॉल्यूशन सूझने लगते हैं। तो क्या सोने की मूर्ति के आगे ज़्यादा अच्छे से होता है? तो उत्तर है नहीं। मैंने सोने की मूर्तियों पर भी जब कॉन्टेम्पलेट किया, तो मैंने देखा कि नहीं। अब इसमें अगर हम और सूक्ष्मता में जाते हैं, इसमें और बारीकी में जाते हैं, तो पतंजलि योग सूत्रों में तीसरे अध्याय में विभूतिपाद में, क्योंकि विभूतिपाद जो है उसमें सिद्धियों के बारे में चर्चा है। तो उसमें 5वें छठे सूत्रों में, श्लोक में पतंजलि कहते हैं कि जब ध्यान, धारणा और समाधि, अटेंशन, इंटेंशन एंड एब्जॉर्प्शन तीनों एक हो जाते हैं, तो वो जहां कहीं पर भी केंद्रित किए जाते हैं, जहां पर भी अटेंशन को फोकस किया जाता है, वो वहां की गुणवत्ता को धारण करना शुरू कर देते हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब गोल्ड की मूर्ति के ऊपर मैंने कॉन्टेम्पलेट किया, तो मन में जो विचार आने लगे, वो कोई बहुत अच्छे विचार नहीं थे। भगवान की मूर्ति है, पर चूंकि ध्यान वाले लोग हैं हम सभी लोग, तो जब उस पर कंटेम्पलेट किया, तो जो उस मूर्ति में मिक्सिंग हो रखी थी, उस मूर्ति को बनाते वक्त जो प्रोसेस हो रहे थे, उसके इंप्रेशंस आने शुरू हो गए माइंड पर। और वही एक मूर्ति पत्थर की, जिसको किसी साधक ने तराशा, मैं बात कर रहा हूं प्राचीन मूर्तियों की हमारी, और पूरे ध्यान से उसने भगवान के स्वरूप को तराशा, तो उसका ध्यान भी उस मूर्ति में, वो एकाग्रता भी उस मूर्ति में प्रवेश कर गई। और फिर उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले ने जो शुद्ध भाव से उस मूर्ति को जागृत किया, तो वो दिव्यता का, डिविनिटी का सिंबल हो गई, केंद्र हो गई मूर्ति। तो जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्षण भर के लिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हृदय में शांति महसूस होती है। मन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सांस खुल के आना शुरू हो गया। ऐसा लगता है जैसे पूरा मन निर्मल हो गया, शांत हो गया, और विचार इतने अच्छे हो गए, धारा प्रवाह हो गए, और उन विचारों में स्फुरन थे, उन विचारों में प्रेरणा थी, उन विचारों में पॉजिटिव पॉजिटिविटी थी। तो ये बात मैंने आपको क्यों कही कि जो कोई मूर्ति मन को भाए, समझो वो वहां पर दिव्यता है। जहां मन ठहर जाए, वहां दिव्यता है। मिट्टी की भी मूर्ति हो ना, और आप उसे एकटक निहारते रह जाओ, वो सबसे सुंदर और घर में रखने योग्य मूर्ति है। परंतु सोने चांदी की मूर्तियों से जरूरी नहीं है कि दिव्यता का आभास हो। पल्लवी ने पूछा है पानीपत से, हाउ टू मैनेज वेल, कुएं को कैसे मैनेज करें? पल्लवी, आपके पास शक्ति चक्कर में ब्लू कलर जहां मार्क्ड है, वहां पर कुआं या वाटर बॉडीज हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और जहाँ पर स्पेस एलिमेंट है, वहाँ भी वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, कुआँ हो सकता है, कोई मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर इसके अलावा कुआँ कहीं पर भी है, हाँ, अपना ईस्ट में जहाँ एयर एलिमेंट ग्रीन है, वहाँ भी हो सकता है। अगर दक्षिण में है, तो उसको बंद करवाना चाहिए, वही ठीक रहेगा। और अगर बंद ना करवा सकें, तो उसका उपचार अब तक आपने सीख लिया है कि फायर में वाटर है, तो ग्रीन कलर ऐड कर देने से, हरा रंग उस पर पोत देने से या ब्राउन रंग पोत देने से जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एलिमेंट्स है, वो दूर हो जाएगा। उसके बाद कोकिला ने लंदन से, अभिषेक ने मानसा से, रितिका ने बेंगलौर से और भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने Northeast transition zone effects. How to use color in Northeast as it shows two colors. Please explain transition zones, treatment and effects. हालांकि इस पर वीडियो है, मुझे एग्जैक्टली exactly ध्यान में नहीं है कि ये वीडियो कहाँ पर है, पर मैं ये कहूंगा कि जो ट्रांजिशन जोन्स है, वहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस वजह से वहां पर ये दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। जैसे नॉर्थ ईस्ट अगर कम हो रखा है, कम हो रखा है, तो इसका अर्थ है कि वहां पर वाटर भी कम होगा, क्योंकि वो उसका पेरेंट एलिमेंट है। क्लॉकवाइज है देखेंगे अगर आप ट्रांजिशन जोन, तो वहां पर ब्लू कलर ऐड कर देने से वो जोन कम होने का जो प्रभाव है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर एयर एलिमेंट वहां ज्यादा होगा, तो एयर एलिमेंट क्या करता है, ढेर सारे विचार देता है। वाटर होगा तो इमोशंस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करते समझ में आने लगता है कि यार ओवरव्लेमिंगनेस इन इमोशंस हो रही हैं, तो ये दो में से अपन थोड़ा सा वाटर को रिड्यूस कर देते हैं। और आइडियाज ही नहीं आ रहे, या थिंकिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है चीजों के ऊपर, एयर एलिमेंट का काम होता है विचार देना, थिंकिंग देना, ऑप्शंस देना। जब ये बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो ऑप्शंस नहीं चलती दिमाग में, है ना? और ज्यादा बढ़ जाए तो ढेर सारे विचार आने लगते, इसीलिए वो मंथन में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट साउथ ईस्ट में। मंथन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रगड़ाई जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फायर पैदा होती है। और वो जो फायर है, वो फायर साउथ ईस्ट में जाके और प्रगाढ़ हो जाती है। तो क्या फायर चाहिए या एयर चाहिए? ये रिलेट करने के बाद, जब रिलेट करने का अभ्यास अच्छे से हो जाता है ना, तो आप सही तरीके से ट्रांजिशन जोन में एलिमेंट यूज कर सकते हो। और वो दोनों एलिमेंट यूज हो सकते हैं जो ट्रांजिशन जोन के। कोई बहुत ऐसा नेगेटिव हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं हो, बस बारीकी की बात है, अभ्यास से हो जाता है। उसके बाद संजय ने पूछा है कनाडा से, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होती है? संजय, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, पहले तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होती है? डिक्लाइन कर जाना, यानी नॉर्थ, जो रियल नॉर्थ है, व्हाट इज द रियल नॉर्थ? जो अर्थ के सेंटर्स हैं नॉर्थ में और साउथ में, जिन्हें हम नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं, वो ट्रू नॉर्थ है। और मैग्नेटिक नॉर्थ वो है जो हमें कंपास दिखाती है। तो जमीन में, अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ क्रस्ट समझते हैं ना, अर्थ के नीचे मोल्टन मेटल से, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट मैं देखने गया था पीछे, पिछले महीने, तो वहां पर जाकर पता चला कि साइट
पे जो बिल्डिंग हमें बनानी है, वो बिल्डिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से कंसीडर कर ली गई थी और वहां पर 4 डिग्री का डिफरेंस था ट्रू नॉर्थ साउथ एक्सिस से। तो बाई चांस उस दिन डे ऑफ इक्विनॉक्स था। इक्विनॉक्स क्या होता है? जिस दिन और रात बराबर होते हैं। एक हफ्ता आगे था डे ऑफ इक्विनॉक्स। तो मैं और आपके इंट्यूटिव आचार्य जब वहां पर गए, तो हमने वहां पर 9 बजे की शैडो, 10 बजे की शैडो, 11 बजे की शैडो, एक एक रॉड जमीन में लगाई और उसके जो टॉप, शैडो का जो टॉप था, उसकी टॉप की शैडो का टॉप, वहां पर हम एक एक घंटे पर पेग्स लगाते चले गए, मार्किंग करते चले गए। तो जिस दिन और रात बराबर होते हैं ना, उस दिन ये शैडो के जो टॉप पॉइंटर्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, दैट इज ईस्ट वेस्ट एक्सिस लाइन। क्योंकि उस दिन और रात बराबर है, तो वो जो ईस्ट वेस्ट एक्सिस लाइन है, उससे 90 डिग्री पर ट्रू नॉर्थ होता है। मैं देख रहा हूं आप कनाडा से हैं, तो वहां पर ऑनलाइन भी पता चल जाता है कि कौन से शहर में, अमेरिका और कनाडा में ऐसी साइट्स हैं जो बताती हैं कि यहाँ पर ट्रू नॉर्थ से फ्लक्चुएशन कितनी ज्यादा है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ को ना लेते हुए हमें कौन से नॉर्थ को लेना है? जो सनराइज और सनसेट से डिफाइन होता है। किसी भी दिन ये चीज की जा सकती है, एक छड़ी गाड़ दी और उसके ऊपर उसकी शैडो से मार्किंग कर ली, तो आप ये निकाल सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे मेथड्स यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। इसे बोलते हैं सन शैडो मेथड से डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। इंडिया में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं है, तो हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। मैं एवरेज 3 डिग्री का डिफरेंस, 3 से भी थोड़ा कम का, प्लस माइनस का लेके चलता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के हिसाब से वास्तुशास्त्र नहीं है, यह ट्रू नॉर्थ के हिसाब से ही सारी की सारी वास्तु की गणना है। इसके बाद आता है बेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। बेसमेंट, हाउ टू ग्रिड मैप। आप बेसमेंट को एक फ्लोर मानिए बस, और उसको ग्रिड कर लीजिए, सिंपल। और जहां से बेसमेंट में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं जिस पॉइंट से, उसको बेसमेंट की एंट्री का पॉइंट मान लीजिए, रिजॉल्व। जैसे ऊपर के फ्लोर को ग्रिड करते हैं, वैसे ही आपको बेसमेंट को ग्रिड करना है। इसी में आपने सवाल पूछे हैं, रितिका, सुनील ने यूएसए से, तरुण ने करनाल से, रिबिया कनाडा से, रितिका बेंगलोर से पूछ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जैसे ऊपर का फ्लोर या उसके ऊपर का फ्लोर, एक फ्लोर को ग्रिड करेंगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वही एंट्रेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही बेसमेंट को जब हम ग्रिड करेंगे, तो उसका जो पॉइंट ऑफ एंट्री होगा, जहां आप पहला पांव रख रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ एंट्रेंस से ही अपने इफेक्ट्स रिलेट करवाते हैं, मैच करते हैं। उसके बाद रविंदर ने यूएस से, रूबा ने ऑस्ट्रेलिया से, रितिका ने बेंगलोर से, कोकिला ने लंदन से, गैराज एंड इट्स इफेक्ट। Will covered garage be included in the net usable area to grid, or it will be considered as separate place? गैराज जो है ग्राउंड फ्लोर में इंक्लूड किया जाएगा, अगर आप गैराज से अपने घर में जा सकते हो तो। अगर ये कवर्ड गैराज है, तो अगर आप अपने घर से गैराज में जा सकते हो, या गैराज को एज ए स्टोर यूज कर रहे हो, और ये घर से कनेक्टेड है, तो ये घर के ग्राउंड फ्लोर के ग्रिड में कंसीडर होगा। और अगर ये गैराज सेपरेट है पर कवर्ड है, और वहां से कोई एंट्रेंस या वहां से कोई कनेक्टिविटी अंदर से घर के लिए नहीं है, तो सेपरेट कंसीडर होगा। ग्राउंड फ्लोर के प्लान के साथ अटैच करके इसको ग्रिड नहीं करेंगे। आ, हिमांशु ने पूछा है कि बैलेंस और रेमेडी के बीच में क्या फर्क है? सच पूछो तो कोई फर्क नहीं है, बैलेंसिंग अपने आप में ही एक रेमेडी।
बट रेमेडी है कि आप बैलेंसिंग के बाद जब कुछ चीज ऐड करते हैं, जैसे कि आपने कुछ कलर स्ट्रिप्स लगा दी या आपने कुछ मेटेलिक स्ट्रिप्स लगा दी, तो ये बैलेंसिंग भी है और रेमेडी भी है। बैलेंसिंग का अर्थ क्या है? 5 एलिमेंट्स के बेस पर किसी भी बिल्डिंग को बैलेंस करना, उसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। सो देयर आर 16 बैलेंसिंग टेक्निक्स, हम उन्हें बैलेंसिंग टेक्निक भी कहते हैं, महावास्तु टेक्निक्स भी कहते हैं। पर पिरामिड लगाना बैलेंसिंग नहीं, रेमेडी है। ग्रीन सीन लगाना बैलेंसिंग नहीं है, रेमेडी है। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम जो अ, कोई पेंटिंग्स यूज करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं होम डेकर के, उनको हम रेमेडी कह देते हैं। वो बैलेंसिंग का पार्ट नहीं है। बैलेंसिंग का पार्ट है जब आप कलर से, मेटल स्ट्रिप से बैलेंसिंग के लिए जो करते हो, या उदाहरण के लिए कोई गैस स्टोव है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, हम उसकी तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, उसके नीचे हम एक ग्रीन स्लैब लगा देते हैं या ग्रीन कलर का कोई मैट रख देते हैं या ग्रीन कलर का पेंट ही कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। क्योंकि हमने क्या किया, वाटर और फायर के बीच में एयर एलिमेंट को ऐड करके बैलेंसिंग कर। तो रेमेडी से आप ये अर्थ ले सकते हैं कि अगर हमने बैलेंसिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट्स यूज किए, कोई कुछ उसमें ऐड किया, तो उसे हम रेमेडी कह देते हैं। आ, ये ढेर सारे सवाल आप लिख रहे हो। मैं इन सवालों के जवाब देने के बाद वहां के सवाल देखता हूं, और टीम में कोई अपने होंगे जो तो क्या इनको थोड़ा सा इन सवालों को टीम में कोई अपने जो इस वक्त मेरे साथ हैं, आचार्य देवी का अगर हो सके तो आप अपने साथ टीम के और लोगों को लगा के ये चैट्स को डाउनलोड करके अ, आप इसको थोड़ा सॉर्टिंग कर लीजिए। आज नहीं तो फिर ऐसे ही किसी सेशन में मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। अभी जो मैंने कैप्चर कर रखे हैं उनको पूरा कर लेते हैं। पूनम मुंबई से, शिप्रा दिल्ली से, सुमित पुणे से, अमन दिल्ली से पूछ रहे हैं, आई हैव कट इन नॉर्थ ईस्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट? नॉर्थ ईस्ट में कट है, पर ये कट तभी मानना है जब बार चार्ट से अप्रूव हो रहा हो। ऐसी नहीं कहना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सभी प्लॉट रेक्टेंगुलर हैं या सभी फ्लोर रेक्टेंगुलर हैं, तो बिना बार चार्ट बनाए, बिना ग्रिड किए नहीं कहना कि अरे वो कोना नॉर्थ ईस्ट का है तो वो कम है या कट है वहां पर। ना 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 ना, बार चार्ट में अगर एवरेज एरिया से नॉर्थ ईस्ट का एरिया कम है, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कट है। कोई भी जोन अगर कट है या एक्सटेंडेड है, तो इसका मतलब है कि वो इम्बैलेंस्ड है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ ईस्ट हो। तो जब नॉर्थ ईस्ट जोन कट होता है यानी कम होता है, तो जो नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स है ना, उनकी कमी रिफ्लेक्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट के क्या है? मेंटल क्लैरिटी, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड साउथ से ज्यादा कनेक्टेड है, बट मेंटल क्लैरिटी एंड कामनेस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने साउथ कह दिया। कामनेस ऑफ माइंड कह सकते हैं। तो मन में अशांति रहेगी, विचारों में अस्पष्टता रहेगी, क्लैरिटी नहीं होगी, ब्लैंक ब्लैंक लगेगा। और बढ़ा हुआ तो क्या होगा? खुद को ऐसा लगेगा कि क्लैरिटी बहुत है, पर बिहेवियर रैश हो जाएगा। जो किसी भी जोन का एट्रीब्यूट है, कट होने या बढ़ जाने से, दोनों स्थितियों में वो इम्बैलेंस की स्थिति है। तो उसी से रिलेटेड, उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड ही सिम्टम्स होंगे, और अगर सिम्टम्स नहीं है तो भूल जाइए, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने की।
सारा कुछ परफेक्ट कर देने से कोई सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हॉस्पिटल चले जाएँ ना, तो सारे टेस्ट, सारा कुछ, सब कुछ करवा के हम कहें, अब सारा कुछ परफेक्ट करना है, तो मालूम है ना क्या होगा? हाँ, तो इसलिए वास्तु में भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो प्रॉब्लम हो, उसके रिलेटेड ज़ोन में देखना है, उसमें बैलेंस-इम्बैलेंस के रीज़न्स को देखना है और उनको बैलेंस कर देना है। 1-2 विषयों पर पहले काम करना चाहिए, उसका रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व करना चाहिए 21 दिन में, फिर अगले विषय या अगले गोल या अगले टारगेट के लिए उपचार या बैलेंसिंग करनी चाहिए। सारे घर को ठीक कर दूँगा टाइप नहीं करना है ना? सो थोड़ा सेंसिबल रहना है, काफ़ी सेंसिबल रहना है। और मैं एक चीज़ आपको और स्पष्ट कर दूँ, हाँ? ऐसा कोई जादू का उपचार नहीं है कि ये कर लिया तो छत फटेगी और पैसे गिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो मैं कर लेता अपने, और अभी तक मुकेश अंबानी जी को ना अपन फंड कर रहे होते, फाइनेंस कर रहे होते। स्पष्ट रखना दिमाग में, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्मों के आपको रिजल्ट मिलने हैं, आपके कर्मों में परफेक्शन आ सकती है, आपकी सोच सही हो सकती है, आप अपने कामों की एक्सीलेंस डिलीवरी कर सकते हैं, उससे आप जीवन में ग्रोथ पाते हैं, और वास्तु उसी में सहायक है। ऐसा कुछ नहीं है वास्तु में, कोई उपचार नहीं है कि वेले बैठे रहो, काम करो नहीं, झूठ बोलो, नाम बदल-बदल के लोगों को वो क्या बोलते हैं, चुगली करते रहो, इसकी लगाई बुझाई ऐसा, और फिर सोचो कि मन को शांति मिल जाएगी, और सोचो कि जीवन में तरक्की मिल जाएगी। किसी को नीचा दिखा के तरक्की मिल जाएगी, नहीं हो पाएगा। और कोई वास्तु का उपचार आपको इन सब चीज़ों के साथ तरक्की नहीं देगा, नुकसान ज़रूर दे सकता है। बिकॉज़ वास्तु हो, चाहे कोई भी वैदिक विषय हो, वो आपकी रिफाइनमेंट की बात करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो बहुत सारा कुछ गलत कर रहे होंगे, तो वास्तु कर देंगे, तो वो जीवन में सफल हो जाएँगे। मैंने अपने 30 बरस की प्रैक्टिस में इस बात का विशेष ध्यान रखा कि अगर कोई व्यक्ति एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में है, जिससे कि लोगों की सेहत खराब होती है, उनको धोखा दिया जा रहा है, कोई चोरी करके कुछ बेच रहा है, उसके यहाँ वास्तु किया हुआ बहुत ही उल्टा पड़ जाता है, ये ध्यान में रखना। इसलिए मैं खुद ही बचता रहा ऐसे लोगों से जो गलत करते हैं। क्योंकि मुझे पता है उनके यहाँ वास्तु करेंगे तो वास्तु उसको ठीक करने के चक्कर में उसका नुकसान कर देगा। ये बात ध्यान में रखना, हाँ? और जो लोग सही करने वाले हैं, मालूम है क्या हुआ? जो सही करने वाले लोग थे और हैं, वो अपने-अपने एरिया में नंबर 1 हो गए। क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी, उनका लक्ष्य था कि गलत नहीं करना है, गलत नहीं करेंगे। अगर कोई फूड आइटम बना रहा है, तो उसका संकल्प था कि मैं गलत सामान नहीं बेचूँगा। अगर कोई पान मसाला बना रहा था, तो उसका संकल्प था कि मैं केमिकल्स डाल के मसाला नहीं बेचूँगा, और वो नंबर 1 हो गया। कोई मसाले बेच रहा था, तो उसका संकल्प था कि मैं गलत नहीं बेचूँगा। उसके यहाँ महावास्तु किया, वो नंबर 1 हो गया। कोई मिठाई वाला था, उसके यहाँ किया, वो नंबर 1 हो गया। तो अपने-अपने क्षेत्र में जो कमिटेड था कि देखो अनजाने में गलती भी ना हो, वास्तु मेरा उसके लिए कर दीजिए। अपने को गलत काम नहीं करना है। और जो कोई चाहता था कि मेरा वास्तु कर दो, मैं लोगों को लूट लूँ, उनसे पैसा ले लूँ उनका ट्रस्ट विन करके, वो जेल में बैठे। और मैंने उनको तब भी कहा था, मैंने कहा मैनिपुलेशंस के लिए इन टूल्स को यूज़ मत करिए, आपके लिए तकलीफ-देह हो सकती है चीज़ें। और मैंने बहुत बार पैसे भी लौटाए लोगों के, कि आप मत पड़िए इस चक्कर में। पेट्रोल भी पियो और फिर आयुर्वेद का सोचो कि डाइट कर लेंगे, तो शरीर ठीक रहेगा, पॉसिबल नहीं। प्राकृतिक विषय है, आस्था रखिए, स्वयं भगवान के बनाए हुए, दिए हुए ये विषय हैं। सो बालकनी इफेक्ट्स एज़ एंट्रेंस,
क्या बालकनी को हमें एज़ एन एंट्रेंस कंसीडर करना है? नहीं। एंट्रेंस सिर्फ वही है जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हो। अगर बालकनी का डोर बैक एंट्री के रूप में यूज़ होता है, हालाँकि हो नहीं सकता पर कई लोगों ने सीढ़ी लगा रखी होती है, तब उसका इफ़ेक्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। एंट्रेंस कंसीडरेशन, व्हिच एंट्रेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंपाउंड वॉल और मेन एंट्रेंस? सुनील ने पूछा है। सुनील, दोनों का ही असर दिखता है, कंपाउंड वॉल वाली एंट्रेंस का भी और जो मेन एंट्रेंस है घर की उसका भी, और इंडिया में जैसे बैकलेन के जो एंट्रेंसेस होती हैं उनका भी। जो घर में एंटर करने के लिए, चाहे वॉल पर, कंपाउंड वॉल पर, चाहे मेन एंट्रेंस पर, चाहे इवन कोई ड्राइंग रूम अगर बाहर लॉन में खुल रहा हो, उसको भी अगर यूज किया जा रहा है एंट्रेंस के लिए, तो वो भी अपने-अपने इफेक्ट्स दिखाती है। आपने कहा कि यूएस में कंपाउंड वॉल नहीं होती। इज देयर अ बेनिफिट टू हैविंग अ कंपाउंड वॉल फेंस फ्रॉम वास्तु पर्सपेक्टिव? नॉट नेसेसरली। इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना? आप जो एंट्रेंस इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए अपने जो छोटे-छोटे बैलेंसिंग टेक्निक्स हैं, उनको लगा लीजिए, कोई वर्चुअल एंट्री खोल लीजिएगा, तो हो जाएगा, है ना? ऐसा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेमांगी ने पूछा है मुंबई से, लिफ्ट एंट्रेंस कॉमन है तो भी वो कंसीडर करना होगा? हाँ, ऐसा मेरा अनुभव है कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें जो लिफ्ट की एंट्रेंस है वो कंपाउंड वॉल की एंट्रेंस के जैसे काम करती है। पर क्या उसका इफ़ेक्ट सिम्पटम्स की फॉर्म में है? देखिए, महावास्तु में जो मेथोडोलॉजी अपन ने डेवलप करी, जो उसका वर्क फ्लो है, ये बड़ा लॉजिकल है। सिम्पटम है तो असर है, सिम्पटम नहीं है तो असर नहीं है। क्योंकि 16 ज़ोन के एट्रिब्यूट्स मैंने ही शुरू किए। ये जो 16 ज़ोन की रिसर्च है, यही मेरी ओरिजिनल रिसर्च है। और फिर एंट्रेंस इफेक्ट्स जो हैं, उनको हज़ारों केस स्टडीज़ में वेरीफाई करके एक कॉमन टर्म्स दे दी उनके लिए। वास्तुशास्त्र में जो पंच तत्वों को फिर से निर्धारित किया है, वो भी मेरी रिसर्च का ही पार्ट है। और फिर ये रेमेडीज़, ये मेटल रेमेडीज़ और कलर स्ट्रिप्स, ये सारा का सारा महावास्तु में जो रिसर्च वर्क है, ये बहुत मेथोडोलॉजिकल है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये लिखा है तो मानना है। मैं शुरू से ऐसा था कि मैं नहीं मानता। जब तक वो 2 400 500 जगह पर फैक्ट वेरीफाई ना हो। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप अ, आँख कान नाक खोल कर अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, है ना? और डरना नहीं, महावास्तु डराने के लिए नहीं। बहुत लोग डराते थे पहले। अब चूँकि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी 92 में, तो बहुत सारे लोग फिर तो वो हो जाते हैं ना, इंडस्ट्री के हो गए तो कंसल्टेंट्स आते थे। तो उनका फ़ॉर्मूला होता था कि जब तक डराओगे नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, और मैं कहता था नहीं, मैं डराऊँगा नहीं, मैं डराऊँगा नहीं, मैं समाधान दूँगा। अब अपनी-अपनी सोच है, चाहे संस्कार कहिए उसको, पारिवारिक या एजुकेशन कहिए, तो ये था कि जो सही है उसको अपने को सामने रखना चाहिए। सो आगे सुनील पूछते हैं यूएसए से, हालाँकि आप देश की बजाय अगर शहर लिख दिया करें तो आसानी रहती है। वास्तु अ, में अगर हमने टेप लगा दी, तो वो कितने दिन तक उसका असर रहता है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कलर टेप्स? जब तक वो लगी रहेगी उसका असर रहेगा। मैंने देखा कई बार लोग पेंट कर देते हैं, तुरंत असर आ जाता है, फिर वो धीरे-धीरे फेड आउट हो जाता है, फिर से वही सिम्पटम आने लग जाते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ कि टेप्स या पेंट जो है एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, पर कई बार कोई समस्या ही ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन ही टेम्परेरी चाहिए होता है। अब स्कूल एडमिशन नहीं हो रहा, अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन तो एक ही बार करवाना है, वो टेप वेप लगाई तो एडमिशन हो गया। तो उसको ज़रूरत ही नहीं परमानेंट करने की।
और जहां परमानेंट करना हो वहां पर हम मेटल स्ट्रिप कट करके डाल देते हैं। यूएस में थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्लोर की कटिंग करके ये डालना, बट एलिमेंटल बैलेंस वहां पर कलर टेप या फ्लोर मैट्स वगैरह डाल के हम लोग कर सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब किसी व्यक्ति को अगर किसी एनवायरनमेंट में अस्थमैटिक अटैक आते हो, तो उसको पता है कि भई ये अस्थमैटिक, इस एनवायरनमेंट में अस्थमैटिक अटैक आते हैं या सफोकेशन होती है, तो वो यूजुअली लोकेशन चेंज कर लेते हैं। कई लोग ह्यूमिड या वार्म एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब अपने घर में पता है कि ये चीज़ इम्बैलेंस है, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, रेगुलरली बैलेंस करते रहना चाहिए। और अगर कोई समस्या नहीं है, तो भूल जाना चाहिए। काहे दिमाग लगाना, मौज लो, रोज लो, है ना? उसके बाद आता है जिम। What is the AU of gym activity and its machines? Where to place gym articles in home? नवीन ने पूछा है, मोनिका ने पूछा है दिल्ली से, शरण ने पूछा है लुधियाना से। जिम क्या करता है? ऐसे करना है ना? सोचना ऐसे है। जिम क्या करता है? क्यों करते हैं? कि स्ट्रेंथ मिलेगी। पावर एंड स्ट्रेंथ का ज़ोन कौन-सा है? साउथ साउथ ईस्ट है। तो साउथ साउथ ईस्ट में जिम हो सकता है, पर ये अगर वहां की एक्टिविटी है तो ये किसकी एक्टिविटी है? फायर की एक्टिविटी। मैं थोड़ा सा वेट वेट वाले जिम की बात कह रहा हूं। अगर ऐसी एक जिस पे दौड़ते से हैं मशीन पे, मैं उसको जिम नहीं कह रहा। क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं, जरा लिखिए यहाँ पर। क्या बोलते हैं? ट्रेडमिल। हाँ, गुड। वो ट्रेडमिल जो है वो वॉकिंग एक्टिविटी है, वो जिम एक्टिविटी नहीं है। तो वॉकिंग इज मोर रिलेटेड विद एयर एक्टिविटी, बट एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद द फायर एक्टिविटी। तो फायर के जोन आइडियल हैं जिम के लिए। और एयर के जोन में भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका बेसिक ट्रेट क्या हो गया? फायर हो गया। तो अगर हमें वेस्ट में रखना पड़ जाए जिम, तो अर्दन शेड के मैट लगा लेने चाहिए वहां पर, ताकि एलिमेंट बैलेंस हो जाए। तो कोई भी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस क्या है? उसका आउटकम क्या है? वो आउटकम किसी ना किसी जोन से रिलेट हो जाएगा। तो वही उसकी आइडियल दिशा है। और अगर वहां नहीं लगा सकते, तो वहां से हम पिक कर लेंगे कि ये इसका एलिमेंट कौन सा है। जैसे मैंने जिम के केस में कहा कि फायर एलिमेंट है साउथ साउथ ईस्ट दिशा का। और फिर उसे जहां भी लगाना हो बैलेंस कर लेंगे। अगर नॉर्दर्न साइड में जिम लगाना पड़ गया, जिम यानी वेइंग मशीन एंड क्रॉस ट्रेनर वगैरह, तो वहां पर ग्रीन या ब्राउन कलर ऐड करने से उस दिशा में भी जिम बैलेंस हो सकता है। ब्रह्म स्थान। When we have toilets, stairs in Brahmasthan, how to treat that? How much is the area of Brahmasthan? विजय कला ने यूएस से पूछा है। आपके अगले कुछ सेशंस में आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। और ब्रह्मस्थान सेंट्रल पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है। जब आप अभी मर्मस पर कुछ काम करेंगे, तो आपको उसमें ब्रह्मस्थान के ऊपर स्पष्टता हो जाएगी। ब्रह्मस्थान में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में कुछ भी लगा होने से प्रॉब्लमैटिक रहता है, दिक्कत रहती है। टॉयलेट या सीढ़ी की कोई दिक्कत नहीं है, पर टॉयलेट होने से पेट की बीमारियां रहती हैं, और टॉयलेट को हटाना ही सॉल्यूशन है। अ, सुनील वर्मा ने पूछा है, कैन यू शेयर विद अस द संस्कृत मंत्रास फॉर 16 जोन्स? सुनील, ऐसा एक एक जोन का कोई मंत्र हो, मुझे एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा। पर हाँ, मैंने शायद रेमेडीज के रूप में बीज मंत्र अलग-अलग ज़ोन में किसी कोर्स में शायद सजेस्ट किए होंगे। मैं टीम को कहूँगा कि अगर हमने कोई बीज मंत्र ऐसे सजेस्ट किए हैं, तो वो हमारे ग्रुप्स में शेयर कर लेंगे। परंतु 16 ज़ोन के कोई स्पेसिफिक मंत्र कहीं पर हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ रिकमेंड किए हैं रेमेडीज के रूप में, कुछ सिंबल्स, कुछ बीज मंत्र, वो आपसे लोकेट कर लेंगे, है ना? अंडरग्राउंड एंड सम्प, व्हाट इज द एलिमेंट फॉर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज?
मैंने पहले ही बताया जहाँ कुआँ जहाँ-जहाँ हो सकता है, वहीं अंडरग्राउंड पानी का टैंक हो सकता है, वाटर के ज़ोन में हो सकता है, स्पेस के ज़ोन में हो सकता है, एयर के ज़ोन में हो सकता है। अ, दीपा ने बैंगलोर से, रीना ने नैरोबी से पूछा है, स्टेयरकेस के लिए रूल्स क्या हैं? इसके लिए आपके कोर्स में कवर किया हुआ है। अभी तक नहीं आया तो अगले सेशंस में आ जाएगा। कहाँ एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होनी चाहिए, कहाँ क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होनी चाहिए, उसकी आपको शीट मिल जाएगी। प्लीज एक्सप्लेन बेडरूम इफेक्ट्स इन वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। कोकिला, आप इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन देता है बेडरूम, साउथ साउथ वेस्ट में वाइटल एनर्जीज को ड्रेन कर देता है, ईस्ट साउथ ईस्ट में एंग्जाइटी देता है। और ये आपके जो नोट्स आपको मिले हैं उनमें भी मेंशन्ड है, और आपके ट्रेनर शिल्पा ने भी आपको करीब 5 बार उन्होंने एंट्री कर रखी है कि आपने पूछा और उन्होंने बताया है ना? तो अ, रेमेडीज भी अपने ट्रेनर से पूछ लेनी है, वो बहुत अच्छे से बताएँगे योगदान सेशन में कि आप इसमें से कौन से ज़ोन में सो रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। दीप्ति ने पूछा है, हाउ डू वी इंटरप्रेट बुद्धा प्लेसमेंट? इफ प्लेस्ड इन साउथ डज इट लीड टू फेम? नो। साउथ दिशा का एक और जो एट्रीब्यूट है वो है रिलैक्सेशन। तो बुद्धा दक्षिण में रिलैक्सेशन तो दे सकते हैं, बिकॉज़ बुद्ध जो है, उनका फेम से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। उनका कनेक्शन माइंड से है, और वो ज़ोन रिलैक्सेशन का है, तो बुद्धा वहाँ पर मेंटल रिलैक्सेशन निश्चित आपको दे सकते हैं। विकास ने पूछा है कि pyramid just used to enhance energy, whether we see it is getting disposed of or it can be used to enhance the zone. Pyramid just used to enhance the energy, whether we see it is getting disposed of or it can be used to enhance the zone. पिरामिड जो है, मैं जोन की एनर्जी को एनहांस करने के लिए भी यूज करता हूँ। और मान लीजिए नॉर्थ में टॉयलेट है, तो आपने उसका ट्रीटमेंट तो कर दिया, और साथ में अगर एक पिरामिड भी लगा देंगे तो नॉर्थ की जो डिस्पोज ऑफ हो रही एनर्जीज है वो ब्लॉक तो कर दिया आपने किसी ट्रीटमेंट से, कोई पत्ती से, कोई स्ट्रिप से, या कोई कलर ट्रीटमेंट करके। पर वहां एक पिरामिड भी रख देने से आपको अपॉर्चुनिटीज के जोन को और अच्छे से एनेबल करने में हेल्प होती है। उपासना हैदराबाद, नियमित यूएस से पूछ रहे हैं, कैन वी गेट मोर क्लैरिटी ऑन जय आसन? बिल्कुल। आप जो ये इस पर जय आसन पर अगर मेरा कोई वीडियो, पुराना वीडियो भी होगा, अगर नहीं है तो ट्रेनर्स अपलोड कर देंगे, बहुत इलैबोरेटली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई बात में आपको लगे, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और बहुत डिटेल्ड है, कि कहाँ बैठकर नेगोशिएट करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, फिर भी स्पष्टता ना हो तो अपने ट्रेनर से अपने घर के बारे में पूछ लीजिए कि मैं कहाँ बैठ के ये करूँ, उससे और अधिक क्लियर हो जाएगा, है ना? रीना ने कीनिया से पूछा है, इफेक्ट्स ऑफ वुडन फ्लोरिंग एंड वेयर इट कैन बी प्लेस्ड। वुडन फ्लोरिंग हैव एनी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इन स्पेस एंड अर्थ जोन? नो। वुडन फ्लोरिंग का मैंने ऐसा नहीं देखा। बिल्डिंग मटेरियल्स कोई बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। तो अगर वो सारे के सारे घर में वुडन फ्लोरिंग है तो आप भूल जाइए कि उसका कोई ऐसा इफेक्ट होगा। वुडन आर्टिकल्स इन साउथ वेस्ट प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, पर वुडन फ्लोरिंग नहीं होती, है ना? मैं सोच रहा हूँ, मेरे घर में वुडन फ्लोरिंग थी साउथ वेस्ट में, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी, है ना? तो उसको ज्यादा नहीं सोचना। हम आगे आते हैं। व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन व्हिच डायरेक्शन टू बिकम महावास्तु आचार्य?
हितेश पूछ रहे हैं, महावास्तु आचार्य बनने के लिए मैं कहूँगा कि प्रेरणा तो ईश्वर ही देते हैं। मैं तो जब वास्तु नहीं जानता था तब भी वास्तु में चला गया। तो मेरी प्रकृति, कोई पूर्व जन्मों का ज्ञान, कोई पूर्व जन्मों के प्रयास, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं हितेश, आपने देखा होगा कि हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं करते। हम लोग कोई प्रॉमिस भी नहीं करते कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आओ, 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 वो बनो, आचार्य बनो, नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है जिसके अंदर से आएगा ना, वो बन के रहेगा। अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है ना हितेश, तो तुम बन के रहोगे। किसी ज़ोन में कुछ नहीं लगाना। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एक अच्छे आचार्य बनने के लिए जितनी नॉलेज है उतनी ऑनेस्टली देना। ज्ञान चोरी करके मत देना, वो फलता नहीं है, ना देने वाले को, ना लेने वाले को। कबीर का दोहा है तो कबीर के नाम से कहना कि उनका है, उन्होंने लिखा है। और ज्ञान में यही चीज़ बहुत सारे ज्ञानियों को आगे नहीं जाने देती। इधर से उठा, इधर से चेप, उधर से चेप, क्योंकि उनको 20 चीज़ों की लिस्ट देनी होती है बस। और मैंने देखा है 2-3 साल से ज़्यादा वो लोग ज्योतिष में, वास्तु में रह नहीं, साफ हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान साँस के जैसा है। आप किसी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे सकते, ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी, ओरिजिनल। तो अच्छे आचार्य बनने के लिए ऑनेस्ट रहना। चीनी के पैसे लिए हैं तो चीनी ही देना, नमक नहीं देना। कोई मिक्सिंग नहीं करना। बहुत बरस लगते हैं, एक उम्र लगती है किसी ज्ञान को शोधन करने के लिए। उसको गंदा करने के लिए मिक्सिंग करना, बस यही आचार्य का काम नहीं है। आचार्य का अर्थ होता है जो अपने आचरण में शुद्धता लेके आता है। हुँ? तो महावास्तु आचार्य ही क्यों? तुम अपने जीवन के आचार्य बन जाओ। पर थॉट क्लैरिटी रखो कि सामने वाले का लाभ हो, ऑनेस्टली देना है, बस। फिर मैंने देखा है कि कुछ गलती भी हो जाए ना, तो वो सही कर देता है। पर जब तुम ईमानदार हो, जब तुम्हारे अंदर शुद्धता हो, तो तुम्हारी गलतियों को भी सॉल्यूशन बना देता है ऊपर वाला। ऐसा मेरा अनुभव है। तो किसी ज़ोन में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। मन में शुद्ध भाव रखना कि सेवा करनी है, लोगों का लाभ कराना है। जितना सीखा है 10 जगह जाँच के, परख के, और फिर उसके बाद किसी को सुझाव देना है, विधि पूर्वक काम करना है। तुम ऐसे लोगों का लाभ करवाते रहो, जीवन के आचार्य हो जाओगे। रही बात महावास्तु की, वो तो मैं ही बना दूँगा फिर महावास्तु का आचार्य तो। पर तुम संकल्प लो कि जो तुम्हारे पास आए, वो लाभ पाए। तुम कभी भी किसी विधि के साथ छेड़छाड़ करके, कभी भी तोड़-मरोड़ के, ज़बरदस्ती नहीं दोगे कुछ। जो चाहिए वही दोगे, और फिर देखो लोग ही तुम्हें बना देते हैं, है ना? यही सिद्धांत है। तो आप सभी के जो प्रमुख प्रश्न थे मैंने उनके उत्तर दिए। अ, कैसा रहा आपका ये क्वेश्चन आंसर सेशन? मैं आपके आंसर्स अभी पढ़ूँगा। बाकी आपके ये सारे प्रश्न जो आपने पूछे हैं, आपके ट्रेनर्स इनके जवाब देंगे। और फिर भी कोई चीज़ ऐसी लगी कि अरे! ये फिर भी नए सवाल आ सकते हैं, मैं फिर से आपका एक सेशन ले लूँगा। हाँ? कैसा रहा सेशन? क्लैरिटी हुई? बहुत अच्छे। मुझे खुशी है कि आप लोग इतना अच्छे से सारा समझे।